लाइव हो गया सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं, सब कुछ ठीक है? टेक्नोलॉजी सही है? टेक्नोलॉजी सही है बच्चा? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। मेरा दूसरा सवाल, पीडीएफ आपको मिल गया। तटीय सुरक्षा, तटीय सीमा सुरक्षा, तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां एवं प्रबंधन का आपको पीडीएफ मिला? यस, मिल गया। मिल गया लिखिए तो मैं समझ जाऊंगा मिल गया, क्योंकि यस का मतलब मैं समझूंगा कि आप मैं सुनाई दे रहा हूं का जवाब दे रहे हैं। मिल गया, मिल गया। आप लिखिए मिल गया, MIL, मिल गया। ये सर मत लिखिए तो नहीं समझ में आएगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया, डन। ये आपका पीडीएफ, इससे अपडेट आज तक 2024 तक और कोई नोट्स नहीं हो सकता है बच्चा। और मैं जिस विषय को पढ़ाता हूं उस विषय पे कोई किताब भी नहीं कि कह दिया जाए कि आप इस विषय को, इस किताब को पढ़ लो। आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। बाकी बहुत सारे विषय हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपके पास भरी पड़ी है किताबें, किताबों की कमी नहीं है। बट मैं जिस जिस विषय को पढ़ाता हूं इसमें किताब है ही नहीं और पूरा करंट बेस्ड है, इसलिए आप उसको संजो कर रखिए, उसी को डेवलप कीजिए, उसको बेस बनाइए और उसमें करंट को अपडेट करते रहिए। यही डेवलपमेंट है आपका, ठीक है? हम लोग क्लास शुरू करते हैं और हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए वो है सुरक्षा चुनौतियां, टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद आपके ध्यान में होगा। आज मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, 1 घंटे का क्लास में आज आपका लूंगा, ठीक है? आतंकवाद, बच्चा करंट को ही आप लिंक करते रहोगे। करंट ही है, आपको क्या लग रहा? जो चीजें है, मैं चाहता तो इसको स्किप कर जाता करंट और कह देता करंट का पार्ट है। नहीं, आपने देखा होगा कि इसमें आपको बस उसी पर दिमाग रखना है। जो भी करंट में न्यूज आप पढ़ते हो उसी से आप उसको कोरिलेट करते रहो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहो। और आपके पास जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसका प्रिंट निकालो, फाइलिंग करो। बॉर्डर सिक्योरिटी पे 2 फाइल बना दो, एक क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा चुनौतियां पे एक फाइल रखो, एक समुद्री सीमा सुरक्षा चुनौतियां 2 फाइल करो। बाकी हर टॉपिक पे एक एक फाइल करो। इंटरनल सिक्योरिटी पे 6, 7, 8 फाइल खरीद लो। जो मैं दे रहा हूं उसका प्रिंट निकालो, उस फाइल में स्टेपल करो और फिर उसके साथ कुछ प्लेन पेपर भी स्टेपल करो। आपके फाइल में जो प्रिंट निकालोगे उसमें भी कुछ जगह बचा हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी करंट आता जाए उसमें जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, उसी को डेवलप करो, ठीक है? ओके। सुरक्षा चुनौतियां, आतंकवाद आपका एक नया टॉपिक है। ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है बच्चा, बट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सिलेबस में क्या दिया हुआ है? संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध, जो आपके पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने लिखा है, लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। टेररिज्म आ ही गया,
टेररिज्म पढ़ना है। अब डायरेक्ट आतंकवाद टॉपिक भले ना हो, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध टॉपिक हो, बट आतंकवाद से प्रश्न पूछा गया है बच्चा। उस जो लिखा है सिलेबस नहीं बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, वो तो एक आउटलाइन देता है, बट उस सिलेबस के टॉपिक का डेप्थ क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। डन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए। आज इस टॉपिक की शुरुआत में कर देता हूं और तब फिर आतंकवाद खत्म करके फिर मैं ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसका क्या लिंकेज है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी में पूछे गए प्रश्न। ठीक है। और यूपीएससी सीएससी में पूछे गए प्रश्न में 2023 से हम शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न बहुत पहले मैं दिखा चुका हूं आपको जब मैं शुरुआत किया था इस इंटरनल सिक्योरिटी का, बट फिर से अलग अलग सेगमेंट के साथ मैं प्रश्न दिखाता चल रहा हूं आपके सामने। ये प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रश्न है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। आतंकवाद हो या उग्रवाद हो, हमेशा ध्यान में रखो, आतंकवाद अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, क्राइम से ऊपर है। आतंकवाद में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए काम नहीं करता है, वो सामूहिक उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए काम करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का किडनैप करता है, किसी की हत्या करता है, फिरौती की मांग करता है, ये सारे के सारे उसके व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत उद्देश्य है, पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कोई संगठन इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर आधारित शासन को स्थापित करने के लिए आतंक का सहारा लेता है, यहां पर इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना करना, उन मान्यताओं को रीएस्टैब्लिश करना व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है बच्चा, वो सामूहिक उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर उनके साथ समूह के लोग जुड़ते चले जाते। या फिर अगर कोई संगठन किसी क्षेत्र विशेष की आजादी को लेकर के अगर आतंक का सहारा लेता है, हिंसा का सहारा लेता है, हमारे भगत सिंह अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे, या प्रभाकरन श्रीलंका में जो लिट्टे का हेड था वो श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए टेररिस्ट था। और अगर आपने 4 क्लास किया होगा तो मिजोरम में लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट भारत के लिए टेररिस्ट था, लेकिन वो एक मिजोलैंड देश की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा था। तो आतंकवाद में कोई संगठन वैयक्तिक हित के लिए नहीं, सामूहिक हित के लिए काम करता है, तो निश्चित तौर पर समूह का समर्थन उसको प्राप्त होता जाता है। और अगर कोई सरकार किसी क्षेत्र विशेष से आतंकवाद को खत्म करना चाहती है तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों का जो जन समर्थन उसको मिला हुआ है, उस जन समर्थन को काट दिया जाए। अगर पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा, जन समर्थन नहीं मिलेगा, तो फिर वो आतंकवाद उस क्षेत्र विशेष में अपना पांव मजबूती से नहीं जमा पाएगा। इसलिए हर सरकार की रणनीति होती है, इस तरह के कोई भी उग्रवादी संगठन, आतंकी संगठन अगर कहीं पर सक्रिय है तो वहां की जनता उसका समर्थन ना दे, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। और संगठन का उद्देश्य होता है कि विभिन्न तरीकों से वहां की जनता का समर्थन प्राप्त किया जाए। जनता का समर्थन जितना अधिक प्राप्त होगा, यानी उस आतंकवादी संगठन के पक्ष में जितना अधिक जनमत निर्माण होगा, आतंकवादी संगठन उतना ही मजबूत होगा। और सरकार जितना अधिक से अधिक जन समर्थन को कमजोर करेगी,
आतंकवादी संगठन कमजोर होगा, आतंकवाद कमजोर होगा, उस पर नियंत्रण पाना आसान होगा। इसलिए चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र हो, हर जगह पर सरकार की ये नीति रहती है कि इन संगठनों को मिलने वाला जन समर्थन को खत्म किया जाए। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वहां के लोगों का सरकार पर भरोसा। सरकार पर वहां के लोगों का जब भरोसा होगा तो सरकार विरोधी इन संगठनों पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा और फिर उस तरह के आतंकवादी समस्याओं को दूर करना, समाधान करना, सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। इसलिए आज के डेट में हर क्षेत्र में सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने इस दिशा में काम किया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों का जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के पक्ष में जन समर्थन को कैसे बंद करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार पर, भारत सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना भरोसा है। इसलिए सरकार की स्ट्रेटेजी में शामिल हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल और दिमाग दोनों को जीता जाए। दोनों को जीतने के बाद ही वहां के लोगों का सरकार पर भरोसा बहाल होगा, विश्वास बहाली होगी। और जब विश्वास बहाली होगी तो वहां पर आतंकवाद की समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकारें चर्चा कर काम करती है, प्रयास करती है। प्रश्न पूछा गया है कि इस काम के लिए, इस दिशा में जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार ने क्या काम किया। प्रश्न यही है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। प्रश्न यहां से शुरू होता है बच्चा, इस संदर्भ में या इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। सरकार ने वहां क्या विकास का काम किया है, कैसे कैसे, ये सारी चीजें एक क्वेश्चन है बच्चा। जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। इस दिशा में सरकार ने 370 को हटाया, डैश डैश डैश, बहुत सारी चीजें। वहां पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग किया, वहां डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज किया, टूरिज्म को वहां डेवलप करने का प्रयास किया ताकि वहां के बेरोजगारी को दूर किया जा सके, वहां के इनकम को बढ़ाया जा सके, आदि आदि। यही है प्रश्न 2023 में पूछा है। प्रश्न बता रहा है कि आपसे यूपीएससी किस लेवल के नॉलेज की अपेक्षा करता है। डन। 2023 का एक दूसरा प्रश्न है बच्चा, 2 सवाल पूछा गया है। देखिए, भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल में ही नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुए आतंकवाद के लिए धन नहीं, नो मनी इन NM, नो मनी फॉर टेररिज्म, ठीक है, नो मनी अगेंस्ट फंडिंग ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के लिए धन नहीं, ये आज वैश्विक आतंकवाद की समस्या के समाधान की दिशा में दुनिया के सरकारों की एक बहुत बड़ी पहल है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडिंग सोर्स है उसको ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ा जाए। अगर इन संगठनों को पैसा नहीं मिलेगा तो इनके लिए आतंकवादी क्रियाकलापों को संपादित करना कठिन हो जाएगा। और कई जगहों पर हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया था कि कैसे अफगानिस्तान में अपने हितों को सिद्ध करने के लिए अमेरिका ने फंडिंग की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। या भारत में पाकिस्तान फंडिंग करता है अपने हितों को सिद्ध करने के लिए। एक आइडिया मिल चुका है आपको, प्रश्न उसी पर है। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। पहला प्रश्न यही है कि भारत सरकार ने इंडिया में टेररिज्म को अब सीधे नहीं पूछ रहा है कि भारत में आतंकवाद के कारणों की चर्चा कीजिए, आतंकवाद के दुष्परिणामों को बताइए। हर पक्ष से गहराई में जाके प्रश्न पूछ रहा है।
आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। अरे किए गए प्रयासों में कई प्रयास है, उनमें से एक प्रयास है आतंकवाद को मिलने वाले धन को रोकना, ब्रेक करना। उस पर प्रश्न है। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुए आतंकवाद के लिए धन नहीं, संगोष्ठी के लक्ष्य और उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। ये टिल है, 50-60 शब्दों में नीचे वाला पार्ट लिखना है, 200 शब्दों में आपका ऊपर वाला पार्ट लिखना है बच्चा। 2023 में 2 प्रश्न है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, नो। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच लिंकेज पर प्रश्न है, नो। ये टेररिज्म पर फोकस्ड प्रश्न है, आतंकवाद पर फोकस्ड प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पर फोकस्ड प्रश्न है, मिक्स है। ठीक है, चलिए एक तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2022 में पूछा गया था, 2022 मेरे ख्याल से 21 में पूछा गया है, सॉरी। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, कौमा, इसके कारणों संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ों का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। आतंकवाद के समस्या समाधान की दिशा में क्या सुझाव हो सकता है, एक डायमेंशन है। और दूसरा है आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारण की भी चर्चा करनी है। संबंधों और अप्रिय गठजोड़ों का विश्लेषण कीजिए। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसका लिंकेज, मनी लॉन्ड्रिंग, सबको जोड़ करके आतंकवाद के बारे में विश्लेषण करना। इसका कारण, मेन क्वेश्चन ऊपर वाला है बच्चा। 250 शब्दों में क्वेश्चन नहीं है, और 250 शब्दों में से हमसे कम 150, पौने 200 शब्द ऊपर वाले पार्ट के लिए देंगे, 100 शब्द हम नीचे वाले पार्ट के लिए देंगे। 2021 का प्रश्न है आतंकवाद पे, दिख रहा है। 2019 का प्रश्न इसे देखो। जम्मू और कश्मीर में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। ये इंफॉर्मेशन है, प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहां से उपप्लव, बगावत प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर दूसरा, भूमि उपरी कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। क्या उपाय हो सकते हैं, सुझाव भी दीजिए। मैं प्रश्न का उत्तर अभी नहीं बता रहा हूं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। भूमि उपरी कार्यकर्ता ये कहना क्या चाह रहा है, बट आतंकवाद पर फोकस्ड प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न का जो रेंज है वो प्रश्न को देख के आपको समझ में आ रहा है। अगर सामान्य डायमेंशन हम खींचेंगे तो आतंकवाद का अर्थ क्या है, भारत में आतंकवाद का स्वरूप क्या है, भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, भारत में आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं, और भारत में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों की समीक्षा करनी होगी और सुझाव देना होगा। यही डायमेंशन बनता है। बट प्रश्न सीधे सीधे डायमेंशन पे ना पूछ करके प्रश्न हर डायमेंशन के डेप्थ में जाकर के पूछा गया है। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने के पहले उस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो पता चलता है क्या पढ़ना है। क्वेश्चन हमें बताता है कि कैसे पढ़ना है, रेंज क्या होना चाहिए उस टॉपिक का, क्या डिमांड आ रही है उस टॉपिक से, प्रश्न के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने क्वेश्चन।
2017 का एक अगला प्रश्न है। एक चीज है 22-23 में लगातार 2 प्रश्न है, 22 में नहीं है, 21 में है, तो प्रश्न लगातार है अल्टरनेट ईयर आतंकवाद पे, भले हुआ डायरेक्ट सिलेबस में ना हो। आज आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद पे प्रश्न तो बनेगा ही बच्चा। 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान से देखो। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं? सिंपल है बच्चा, चुनौती है, दुष्परिणाम लिखना है, समस्या लिखना है आतंकवाद का, सुझाव लिखना है, 2 डायमेंशन, आतंकवाद को दूर करने के लिए क्या सुझाव, और यहां पर एक टिल लगा दिया है प्रश्न में, आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या है। आतंकी निधियन के स्रोत मतलब फंडिंग के स्रोत। आतंकवादी संगठनों को पैसा कहां से मिलता है, आतंकवादी संगठन का जो सोर्स है वो क्या है, उसके बारे में बता। हथियारों की तस्करी से पैसा लाते हैं, ड्रग्स की तस्करी से पैसा लाते हैं, अरब कंट्री से इनको पैसा मिलता है। अगर वो धार्मिक आतंकवादी हैं तो, इस्लामिक टेररिज्म है तो, पाकिस्तान जैसे देश उनको फंडिंग करते, कहां से पैसा आता है, ये आपको बताना। पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास भी करेंगे। 17 में सवाल है, 21 में सवाल है, 19 में सवाल है, 20 में प्रश्न नहीं है, तो 19 में है, 22 में प्रश्न नहीं है तो 21 में है, 23 में 2 है, 16 में 2 है। अगर आप कहते हो कि 17 में नहीं है, 17 में भी है, 16 में 2 है, तो लगातार भी पूछ दिया है। 17 के बाद 16 का एक प्रश्न है आपके सामने, 2016 का, ठीक है। उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार, ये डायरेक्ट टेररिज्म पे प्रश्न नहीं है, बट मैंने यहां पर दे दिया है। उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के युद्ध नीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। आतंकी हमलों के विरुद्ध जो हमारी रणनीति है, सर्जिकल स्ट्राइक याद कहा रहा है तुम्हें, नॉर्थ ईस्ट वाला और कश्मीर वाला, पाकिस्तान वाला और म्यांमार वाला, ये प्रश्न पूछा जा चुका। तो 2016 में और 2016 में एक प्योर टेररिज्म पे भी सवाल है। 2016 में एक ही सवाल है मेन प्योर टेररिज्म पे, बाकी जो है वो टेररिज्म से जुड़ा हुआ सवाल था, ये भी 2016 का सवाल है। पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है। कई आतंकी संगठन एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। इसका विश्लेषण कीजिए। ये 2016 में पूछा गया है बच्चा। 2015 में एक आतंकी संगठन पर फोकस्ड होकर के पूछा गया है। 2015 का प्रश्न है। और मैंने आपको एक बात बता दिया था कि जो आपका एक टॉपिक है ना, एक्सटर्नल स्टेट एंड एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका, तो ये अलग से टॉपिक मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया है कि हर टॉपिक में एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की भूमिका आपको बता दिया है। जम्मू कश्मीर में एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में किसकी भूमिका है? पाकिस्तान की भूमिका है, आईएसआई की भूमिका है। और एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स में इस्लामिक स्टेट की भूमिका है, लश्कर तैयबा की भूमिका है, आतंकी संगठनों की भूमिका है। और इन आतंकी संगठनों के बारे में, इनके रोल के बारे में हम जगह जगह बताते जा रहे हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से आराम से आंसर कर सकते हो। इसलिए मैंने इस तरह से इसको एलोबोरेट करके पढ़ाया कि 2 जगह ना करके एक ही जगह में उनको हमने क्लब कर लिया। और 2015 का प्रश्न देखो,
डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। राइट, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। प्रश्न यहां से शुरू होता है। हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्योंकि बच्चा जब तक हम प्रश्न के डिमांड को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन के डिमांड को, तब तक हम सही दिशा में आंसर नहीं लिखेंगे। हम आंसर तो लिख देंगे, लेकिन हमारे आंसर की दिशा प्रश्न के डिमांड के अनुसार नहीं होगी, मांग के अनुसार नहीं होगी, तो फिर बिखर जाएगा हमारा आंसर, नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, प्रश्न को समझने का प्रयास करें। समझ जाने के बाद उसके डिमांड को आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, डिमांड नंबर 1, डिमांड नंबर 2, डिमांड नंबर 3 क्या है, 2 डिमांड है, 3 डिमांड है, और फिर उस डिमांड को पूरा करो, उसी पक्ष का उत्तर दो। ऊपर वाला लाइन बस प्रश्न नहीं है, प्रश्न यहां से शुरू होता है। एक डिमांड है, आईएसआईएस क्या है? पहला डिमांड नंबर 1, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक क्या है? छोटे में उत्तर देंगे। और उसका लक्ष्य क्या है? ये दूसरा है, उसका लक्ष्य क्या है? इसके लिए बहुत ज्यादा शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं है। 50, 60, 70 शब्दों में आईएसआईएस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है लिख सकते हैं। फिर है तीसरा डिमांड, आईएसआईएस हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है, चुनौती। यह हमारा तीसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड पे ज्यादा शब्द है, इस्लामिक स्टेट का भारत के लिए खतरा। अब ये प्रश्न आप देख रहे होगे बच्चा कि इस्लामिक स्टेट पर फोकस्ड होकर सवाल पूछा है। आप कहोगे क्यों पूछा है? तो इसलिए पूछा है कि उसने सिलेबस में दिया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने में एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की भूमिका और एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका। तो पूछ सकता है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौती में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही? ये एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स है। पूछ सकता है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने में आईएसआईएस की क्या भूमिका है, लश्कर तैयबा की क्या भूमिका है, या फिर इनका नाम न देकर के पूछ सकता है कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स ने किस प्रकार से भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है। यहां पर तो पार्टिकुलर नाम पर फोकस्ड हो गया। ये प्रश्न अपेक्षा करता है कि कुछ आतंकी संगठनों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। डन, कोई दिक्कत? ये है 2015 का प्रश्न। 2014 में भी प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न थोड़ा समझ आधारित है। बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचन कीजिए। देखो, प्रश्न अब केवल एक देश पर फोकस नहीं है, प्रश्न हॉलिस्टिक है। प्रश्न का थीम है कि भारत अपने आप में एक बहुलक समाज है। यहां कई धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, कई संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं, कई भाषाई समूह के लोग साथ साथ रहते हैं, कई रेस के लोग साथ साथ रहते हैं। कहीं गोरे गोरे लोग हैं तो कहीं काले काले लोग हैं। साउथ में चले जाओ, कहीं चावल दाल सब्जी खाने वाले लोग हैं तो कहीं पर इडली सांभर डोसा खाने वाले लोग हैं। कहीं ढोकला खाते हैं, कहीं केचुआ खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सबकी संस्कृति अलग, भाषा अलग, धर्म अलग। यह है भारतीय समाज की बहुलक प्रकृति, विविधता। और जहां डाइवर्सिटी होगा वहां राष्ट्रवाद की भावना के समक्ष चुनौती उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। एक तो डाइवर्सिटी है भारतीय समाज की, और दूसरा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के देशों के साथ उनकी एक समरूपता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो प्रजातीय समरूपता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का चीन के साथ, म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट के लोग नाटे नाटे चपटे चपटे और उसी कद काठी के, उसी तरह के
शारीरिक बनावट वाले लोग म्यांमार में भी और चाइना में भी। तो सिमिलर शारीरिक बनावट के कारण म्यांमार के लोगों का नॉर्थ ईस्ट के लोगों का चाइना और म्यांमार के लोगों के साथ एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव हो जाता है, और भारत के लोगों का शारीरिक बनावट उनसे बिल्कुल भिन्न होता है, जिसके कारण भारत के लोगों के साथ वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। उनमें वी इंडियन की भावना को विकसित होने में कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स काउंटर करते हैं, विरोध करते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान में मुस्लिम है, और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर कश्मीर घाटी में मुसलमानों की विद्यमानता। अब कश्मीर घाटी में मुसलमानों की विद्यमानता और भारत में, अगर भारत केवल मुस्लिम देश होता तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद नहीं होता बच्चा। लेकिन भारत तो बहुलक समाज है, हिंदू भी हैं, ईसाई भी है। यदि भारत केवल मुस्लिम देश होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता, और यदि पाकिस्तान हिंदू कंट्री होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता। पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्री होना, भारत का बहुलक समाज होना और सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पाकिस्तान के लोगों के साथ धार्मिक समरूपता का होना, कश्मीर में भी मुसलमान और पाकिस्तान में भी मुसलमान, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुस्लिमों में, पाकिस्तान के मुस्लिमों के साथ कश्मीर के मुस्लिमों में, पाकिस्तान के मुस्लिमों के साथ एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव हो जाता है, और यह कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़ाव के मार्ग में बाधक बनता है। ये एक डिस्कशन का पहलू है, ये केवल आज के टॉपिक पे बेस्ड पहलू नहीं है। मुझे नहीं, ऐसा नहीं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ाना बाकी है, ये तो पीछे पढ़ा चुका हूं, इसकी चर्चा हो चुकी है। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, और दूसरा लाइन है कि पड़ोस में दिख रहे अतिवाद। अगर भारत के पड़ोस में, अब यहां पर म्यांमार वगैरह की कहानी नहीं है, खास करके विशेष रूप से बांग्लादेश में अतिवाद का मतलब होता है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म किसी भी चीज का। चीन में कोई अतिवाद नहीं है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में। पाकिस्तान में अतिवाद है, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरतावाद बहुत तेजी से उभर कर सामने आया। बांग्लादेश में भी धार्मिक कट्टरतावाद अपना सिर उठा रहा है। हम लोगों ने देखा कि मालदीव में कैसे धार्मिक कट्टरतावाद अपना सिर उठा रहा है, और हमारी आईबी रिपोर्ट कहती है कि मालदीव में आईएस अपना पैर काफी हद तक पसार रहा है, क्योंकि जहां पर भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग होंगे वहां इस्लामिक स्टेट की को पैर पसारने का स्पेस मिल जाएगा। श्रीलंका में इस्लामिक स्टेट ने, आपने देखा होगा 2019 में श्रीलंका में मैंने चर्चा किया था, बम विस्फोट हुआ था, लगभग 300 लोग मारे गए थे। और जान के आपको आश्चर्य होगा, वहां इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, बट इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी इमीडिएट आईएसआईएस ने ली थी, इस्लामिक स्टेट ने ली थी। और मैंने दिखाया था कि वहीं से वो नाव पर सवार हुए, हमारी खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि नाव पर सवार होकर के वो लक्षद्वीप की तरफ गए। बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति और पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है। प्रश्न पहले तो प्रेजेंटेशन है गूगल ट्रांसलेशन वाला, क्या कह रहा है समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाई जाने वाली, यानी इस तरह की स्थितियों से बचाव के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसके बारे में बताइए, उसकी विवेचना कीजिए। कश्मीर के मुस्लिमों में हम भारत के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करेंगे, विकास की गति को तीव्र करेंगे, यही सब चीज है ना। पुनः आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना तेज कर देंगे, उनकी सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाने का इतना तेज प्रयास करेंगे कि अतिवाद का प्रभाव उन पर कम से कम पड़े। यही हम उपाय बताएंगे ना। पढ़ेंगे बच्चा तो धीरे धीरे, ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आप कर लेंगे। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया, नया सिलेबस आया है और इंटरनल सिक्योरिटी उसी समय से लागू हुआ है बच्चा, और प्रश्न पूछा गया। बट जब से इंटरनल सिक्योरिटी लागू नहीं था आपके जीएस में,
तो पेपर 1200 नंबर का ऑप्शनल होता था जब, और मात्र 600 नंबर का, उसका आधा जीएस होता था। उस समय आंतरिक सुरक्षा मेन टॉपिक पे नहीं था। उस समय भी आतंकवाद पे प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आतंकवाद एक समस्या रही है, अपेक्षित है इससे प्रश्न। बट उस समय आतंकवाद पे प्रश्न इतने गंभीर नहीं थे। 2013 के पहले जाकर के बच्चा प्रश्न देखोगे, आतंकवाद पे तो सीधे सीधे प्रश्न थे। आपके सामने है 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। आपके विचार में आतंकवाद के क्या कारण है? भारत में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। सुझाव और कारण। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के दुष्परिणाम, आतंकवाद का स्वरूप, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास, मूल्यांकन और सुझाव। ये 6 डायमेंशन बनते हैं बच्चा। ये डायमेंशन में से सीधे सीधे प्रश्न उठा के दे देगा, डायमेंशन को उठा के आप टेस्ट कर दोगे। लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो हर डायमेंशन में एक एक पार्ट को किसी को उठा करके गंभीरता से पूछ दिया जा रहा प्रश्न। ये है टेररिज्म से प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन। बच्चा, इससे निबंध भी पूछा गया है, केवल क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। आतंकवाद हमेशा याद रखो, आपके एसए के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसए में केवल हम इंडिया में टेररिज्म नहीं, ग्लोबल टेररिज्म को भी पढ़ते हैं। एसए के लिए अगर हम तैयार रहें तो ग्लोबल टेररिज्म को भी। इसलिए अगर ग्लोबल टेररिज्म, इंडिया में टेररिज्म के टॉपिक को अच्छा से आप तैयार कर लेते हो तो आपका ये तो विषय अच्छा से तैयार हो ही जाएगा। निबंध में भी कभी अगर पूछ दिया तो आप बेहतर आंसर कर सकते हो। 2 निबंध पूछा है, आपके सामने है। एक 2011 में पूछा है बच्चा, एक 2011 में पूछा है और एक 2005 में पूछा है। 2011 में जो पूछा है वो है भारत में के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना दोनों ही निर्णायक है। प्रश्न आतंकवाद के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास से है, आतंकवाद का मुकाबला से है, आतंकवाद से फाइट से है जो हमारी सरकार कर रही है। आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। आतंकवाद को रोकने में आसूचना एजेंसियों की क्या भूमिका है। भाई, एक तरफ फोर्स है हथियार वाला, जितना बढ़िया हथियार, जितना मजबूत, जितना ज्यादा फोर्स। दूसरा आसूचना एजेंसी है, जांच एजेंसी है, एनआईए जांच एजेंसी है बच्चा। और एक है आसूचना एजेंसी, खुफिया, जो केवल सूचनाओं को पता लगाती है और सूचना देती है। रॉ सूचना एजेंसी, आईबी सूचना एजेंसी है। अब आसूचना एजेंसी में मानवीय भी है और तकनीकी भी है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि सैटेलाइट से ही बहुत सारी जगहों की एक्टिविटीज के बारे में प्रश्न लगाया जा सकता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम लोगों ने अमेरिका के साथ लेमोआ, कोमोकासा, बेका जैसी संधियों को किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सूचनाएं उनके माध्यम से हमें मिलती रहती है, मिलती रहेगी। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना दोनों ही निर्णायक है। सोचिए, प्रश्न नहीं है, ये निबंध है, ये दिख दिया। अब कह रहा है कि निबंध, इसी पर निबंध आपको लिखना है। और 2005 में है आतंकवाद और विश्व शांति, वैश्विक आतंकवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न निबंध है। आतंकवाद और विश्व शांति, ये है बच्चा आपका इस टॉपिक के बारे में एक पृष्ठभूमि, किस टॉपिक में क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ते समय हमारा क्या रेंज होना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं दिखाऊंगा तो सीधे सीधे पढ़ा करके चला जाऊंगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। प्रश्न दिखा देता हूं तो आपको भी समझ में आ जाता है कि एक क्लास में अगर पढ़ करके खत्म करेंगे तो छू करके खत्म करना हो। कभी भी अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ने के पहले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चा, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेबस का एरिया बढ़ जाता है, आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, हमारी व्यवस्था हो जाती है कि हम इस तरह से पढ़ाएं कि प्रश्न पूछे गए प्रश्न जो है उसका उत्तर हमारे आंसर में मिले, हमारे पढ़ाई हुई चीजों में मिले। एक रेंज हम निर्धारित करें।
अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इससे इस टॉपिक का एक रेंज बनाया जा सकता है। आपने भी मन ही मन बना लिया होगा इसका क्या रेंज होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है आपके सामने है सिक्योरिटी चैलेंज, टेररिज्म, सुरक्षा चुनौतियां, आतंकवाद। तो हमारा टॉपिक है वो यही है टॉपिक बच्चा। इस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशन है एक नजर हमको देखना होगा। इस डायमेंशन को खींचिए, आपके दिमाग में आ गया होगा। आप अपने कॉपी में खींचिए इसको। भारत में सुरक्षा, जहां मैं कहूंगा नहीं लिखना है आप बंद कर दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखना था, टॉपिक तो लिखना है। आपका टॉपिक का नाम है भारत में सुरक्षा चुनौतियां, आतंकवाद, और जो डायमेंशन पढ़ने हैं वो डायमेंशन पढ़ने हैं आतंकवाद का अर्थ, पहला डायमेंशन। दूसरा है आतंकवाद का स्वरूप, स्वरूप मतलब भारत में आतंकवाद का स्वरूप, टाइप कह सकते हो। कैपिटल सी, आतंकवाद का भारत में विस्तार। और यहां पर जब हम विस्तार की बात करते हैं तो हम हर क्षेत्र में देखते हैं बच्चा, नीचे लिखो, पूर्वोत्तर में आतंकवाद, पंजाब में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, और मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में आतंकवाद। अगर हम पूर्वोत्तर में आतंकवाद, इसको हम कहते हैं क्या, उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद। पंजाब में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में आतंकवाद। मध्य भारत के पूर्वी वाला एरिया में वहां पर आतंकवाद कौन है, वहां वामपंथी उग्रवाद के रूप में आतंकवाद है, जिसको नक्सलवाद के रूप में आप जानते हो। आपके मन में आ रहा होगा क्या क्या नक्सलवाद भी आतंकवाद है। हाँ बच्चा, नक्सलवाद भी आतंकवाद है, आगे मैं चर्चा करूंगा। आतंकवाद का विस्तार, कैपिटल सी, क्षेत्र में हम आतंकवाद को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में तो हम लोग लगभग देख चुके, और पूर्वोत्तर में मैंने 4 क्लास में आपको दिखा दिया है, तो बाकी जो बचा है उस पर नजर डालें। आतंकवाद के दुष्परिणाम, भारत में आतंकवाद कैसी समस्या है, इसके क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या नुकसान है। दुष्परिणाम, भारत में आतंकवाद के क्या कारण रहे हैं, कारण पूछा भी गया है एक बार 2008 के प्रश्न में। भारत में आतंकवाद के क्या कारण है, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद को दूर करने के लिए किए गए प्रयास, दूर करने के लिए किए गए प्रयास, क्या प्रयास किया जा रहा है, सरकार ने क्या किया है, और मूल्यांकन और सुझाव। प्रश्न ज्यादातर बच्चा यहां से है, लेकिन कारण समस्या से भी है। कारण स्वरूप अगर नहीं समझोगे तो आगे के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि कारण क्या है, स्वरूप क्या है, ये समझ दे रहा है आपको आतंकवाद के बारे में, तो आगे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसको जानना जरूरी है। ये है टेररिज्म का डायमेंशन बच्चा, ये है आतंकवाद का डायमेंशन जो हम लोगों को आतंकवाद में पढ़ना है। आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो लंबा खींच जाएगा, और मैंने कहा था कि आज क्लास में थोड़ा ही लूंगा, ठीक है। थोड़ा करेंट अपडेट भी करना है, थोड़ा लेने के पीछे का मेरा पर्पस यही है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और ढेर सारा करंट पड़ा हुआ है, इसमें इन सारे करंट को ऑर्गेनाइज करूंगा, जो विगत साल भर में घटनाएं घटित हुई है आतंकवाद से संबंधित, खास करके उपायों से संबंधित। आप देख रहे हो गृह मंत्री के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस होता है, उस पर सवाल पूछा गया है। आतंकवाद के लिए धन नहीं, सम्मेलन होता है, संगोष्ठी होती है, उस पर फोकस करके प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी क्या क्या हुआ है हाल के दिनों में, इसके क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, इसीलिए आज क्लास को मैं आज 1 घंटे का ही क्लास ले रहा हूँ। आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूँ बच्चा, ठीक है। और हम लोग 1 घंटा नहीं, 45 मिनट का आज क्लास रहा आपका, सॉरी, ठीक है। आज थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए, और फिर हम लोग
कल और परसों में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो संडे भी हम लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंडे से होली की छुट्टी हो रही है और मंडे से 4 दिन तक आपकी छुट्टी रहेगी। 4 दिन तक आपका क्लास नहीं रहेगा। पूरा मुखर्जी नगर, पूरा दिल्ली बंद होता है, तो हम भी दिल्ली से बाहर रहेंगे, तो 4 दिन बंद रहेगा। इसलिए संडे में आपको क्लास दूंगा। डन। तो जो आज कम किया उसका कोटा मैं संडे को पूरा करूंगा, और कारण इसलिए कि थोड़ा सा इस बीच में मैं इसको अपडेट करूंगा, करंट को मैं अभी जोड़ने का प्रयास करूंगा। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।